कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विवान को सब कुछ बताकर संजना का दिल काफ़ी हल्का हो चुका था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विवान अपने ऑफिस के लिए निकल गया और संजना वहां से सौर्य के ऑफिस के लिए, क्योंकि सौर्य ने उसे मैसेज किया था मिलने के लिए। सौर्य के केबिन में, मैंने तुमसे कहा था आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, फिर तुमने ये मीटिंग कैंसिल क्यों नहीं की? हर बार तुमसे कोई ना कोई गलती कैसे हो जाती है? सौर्य अपने सामने खड़ी एक लड़की को डांट रहा था, जो कि शायद उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। सॉरी सर, पर ये क्लाइंट ऑफिस आ चुके थे, इसलिए मैं इस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर पाई। उस लड़की ने अपना सर नीचे झुकाकर धीरे से कहा। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, जो साफ बयां कर रहे थे कि सौर्य का इस कदर डांटना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सौर्य ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो खुद को शांत करके थोड़ा नरमी से बोला, ओके, अब तुम रोना बंद करो और उनसे कहो लंच बाद में मीटिंग करूँगा, नाउ गो। वो लड़की जी सर बोलकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने दरवाजे पर संजना अपने दोनों हाथ फोल्ड करके दरवाजे से टेक लगाकर दोनों को देख रही थी। हाय, संजना उस लड़की के पीछे पलटते ही चहकते हुए बोली, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, पाखी गोयल थी। हाय संजना, आप यहाँ? पाखी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि अभी सौर्य ने उसे काफ़ी डांटा था। संजना बोली, हाँ, एक ज़रूरी काम था। तुम बताओ कैसी हो और यहाँ कब ज्वाइन किया? अभी 1 हफ्ते पहले ही। मम्मी पापा ने कहा ऐसे कब तक घर में बैठी रहूँगी, कभी ना कभी तो दुनिया वालों का सामना करना ही पड़ेगा। पाखी ने थोड़ा उदास होकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में अपनी बेटी को हौसला देकर आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। भगवान सबको तुम्हारे जैसे पेरेंट्स दे। यू आर सो लक्की। संजना ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अगर तुम दोनों का मिलाप हो गया हो तो मैं बता दूं, ये मेरा ऑफिस है, कोई घर नहीं जो तुम लोग यहाँ मेल मिलाप कर रही हो। सौर्य ने थोड़ा सख्ती से कहा, जिसे सुनकर पाखी फिर डर गई, पर संजना पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। मिस्टर शौर्य अग्रवाल, क्या आप अपने हर एम्प्लॉय से ऐसे ही बात करते हैं? संजना ने आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी तब से देख रही थी सौर्य पाखी को डांटे जा रहा था। मिस पाखी, आई थिंक मैंने आपको कुछ कहा था, तो अब आपको बाहर जाना चाहिए। क्या आप बाहर जाएंगी? सौर्य ने शालीनता से थोड़ा सा तंज कसते हुए कहा, जिस पर पाखी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। क्या भाई, ये कौन सा तरीका है उससे बात करने का? ऐसे क्यों बात कर रहे थे आप उससे? संजना थोड़ा गुस्से में बोली और आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सौर्य बोला, तुझे पता है ना मेरा नेचर, मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। वैसे भाई, एक बात पूछूं? जहाँ तक मुझे पता है मेरा भाई तो लड़कियों से काफ़ी दूर रहता है, यहाँ तक कि कंपनी में भी ना के बराबर ही लड़कियाँ दिखती है। फिर पाखी को अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बना लिया? संजना ने आईब्रो सिकोड़ते हुए सवाल किए, जिस पर सौर्य उसे घूरने लगा। सौर्य बोला, तूने ही कहा था उसे जॉब देने के लिए। संजना बोली, जॉब देने के लिए कहा था, यूं पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए तो नहीं कहा था। क्या चक्कर है भाई, कहीं पाखी को आप मेरी भाभी बनाने के फिराक में तो नहीं हो? सौर्य बोला, हो गया तेरा, अपने दिमाग के घोड़े कम चला, समझी? तूने उसके बारे में जो कुछ भी बताया उसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगा किसी और डिपार्टमेंट में उसे रखूँगा तो खुद को सिक्योर फील नहीं करेगी, इसलिए अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। ओहो, तो मेरे भाई को एक स्ट्रेंजर लड़की की इतनी फिक्र। वैसे एक बात कहूँ, थैंक यू उसे जॉब देने के लिए और उसकी इतनी फिक्र करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, जिस तरह आप उसकी फ़िक्र कर रहे हो ना, मुझे 100% यकीन हो गया दाल में कुछ तो काला है। अब आप बताओ या ना बताओ, कभी ना कभी तो मुझे पता चलेगी ही। संजना उसके मज़े लेते हुए हंसते हुए बोली, हो गया तेरा, अब मेरे लाइफ से ध्यान हटाकर अपने लाइफ पर ले जा, क्योंकि जो कांड तूने और तेरे पति देव ने किया है ना, वो बहुत जल्द डैड के सामने आने वाला है। सौर्य ने आराम से कहा। क्या? उसके बाद सुनकर संजना अपनी चेयर से उछलते हुए खड़ी हो गई। क्या डैड के सामने? पर कैसे? आपने उन्हें बताया? भाई, मैंने कहा था ना विवान खुद उनसे बात कर लेगा। मैंने कब कहा मैंने उन्हें बताया? स्वर्णा आंटी आई थी घर पर उनसे मिलने, उन्होंने तेरे और विवान के रिश्ते की बात कही। सौर्य ने इतना ही कहा और चुप हो गया। और आगे आगे क्या कहा उन्होंने? और डैड डैड का रिएक्शन कैसा था?
आई डोंट नो, क्योंकि डैड ने मुझे वहाँ से ऑफिस के लिए भेज दिया। मैं रुकना चाहता था पर उन्होंने रुकने ही नहीं दिया। अब पता नहीं उन दोनों में क्या बातें हुई, पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने डैड को ज़रूर सब कुछ बता दिया होगा। इस बारे में विवान ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर डैड को पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? संजना ने अपना सर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शायद विवान को इस बारे में नहीं पता होगा, इसलिए उसने तुझे नहीं बताया होगा। और तू फिक्र मत कर, अब ये मैटर बड़ों पर ही छोड़ दे। तुम दोनों को जो करना था वो तो कर लिया, बाकी की बातें बड़ों के बीच ही होने दे। मुझे यकीन है डैड को तेरी खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होगा। सौरी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आई होप डैड मान जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं माने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, संजना ने उदास होकर कहा और वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो गई। भाई मुझे अपने ऑफिस जाना है और नमन निमेश से भी मिलकर कुछ बातें करनी है, तो अब मैं चलती हूँ। संजना वहाँ से जाने लगी और सौरी ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी। वो अभी दरवाजे के पास ही पहुँची थी कि कुछ याद करके पीछे मुड़कर बोली, भाई प्यार दिखाने के बहुत तरीके होते हैं, डांटना लास्ट ऑप्शन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ ज़्यादा ही बोल रही है तू, सॉरी। उसके बातों का मतलब समझकर उसे घूरते हुए बोला और बदले में संजना मुस्कुराते हुए बोली, मैं हमेशा से इतना ही बोलती हूँ, बाय, ध्यान रखना अपना, नहीं मेरी होने वाली भाभी का। वो वहाँ से चली गई और उसके पीछे सौर्य हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, भाभी पहले तेरी भाभी को खुद की इम्पोर्टेंस तो समझा दूँ कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसमें उसकी गलती नहीं। जब वो समझ जाएगी फिर आराम से तेरी भाभी बनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ दर्शन और अथर्व बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, कैसे अपने अनजान दुश्मन को पकड़ा जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद अथर्व के दिमाग में किसी का नाम आया और उसका नाम सोचते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। क्या खुद से ही मुस्कुराते रहोगे या मुझे भी बताओगे? आखिर तुमने क्या सोचा है? दर्शन ने कहा। अथर्व, काजल से रिलेटेड किसी भी लोगों के बारे में हमें नहीं पता, पर हाँ वो डॉक्टर, तुम्हें याद है वो डॉक्टर रागिनी जो खुद को काजल की दोस्त होने का दावा कर रही थी? हाँ याद आया, वो डॉक्टर ना जिसका हमने एक्सीडेंट करवाया था और वो पागल हो गई थी। दर्शन ने याद करते हुए कहा। हाँ वही, अब वही ले जाएगी हमें हमारे असली दुश्मन तक। हमारे आदमियों को बोले उसे उठा ले, अथर्व ने दर्शन से कहा और दर्शन ने फ़ोन करके अपने आदमियों को बोलकर रागिनी को उठाने के लिए कह दिया। तुम जो भी हो, तुम्हारा वो हस्र करूँगा कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगी। क्या तुम्हें पता था माँ मेरे डैड से मिलने जा रही हैं? संजना इस वक्त विवान से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ? दूसरी तरफ से विवान ने कहा, क्योंकि संजना ने आज पहली बार उसकी माँ को माँ कहा था। हाँ माँ। क्यों, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं हुई? संजना के मुँह से अपनी माँ के लिए माँ सुनकर विवान को अच्छा लगा और उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। विवान बोला, नहीं मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो ज़रूर तुम्हें बता देता। जान, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। संजना बोली, ओके, मुझे भी कुछ काम है, उसे ख़त्म करके मैं डायरेक्ट तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ। ओके, विवान ने कॉल कट कर दिया। अपने ऑफिस का काम ख़त्म करते करते संजना को काफ़ी टाइम लग गया। शाम के 5 बजे वो फ्री हुई और वहाँ से सीधे विवान के ऑफिस के लिए निकल गई। जब वो विवान के केबिन में गई तो विवान शायद किसी मीटिंग में बिजी था, इसलिए वो वहीं उसका वेट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ निमेश के घर पर वो और उसकी आई बैठकर बातें करते हुए चाय पी रहे थे और वहीं रागिनी बैठी अपनी टेडी बियर से खेल रही थी, जिसे वो अपना बेटा समझती थी। कभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और निमेश की आई ने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने से 15-20 लोग जो दिखने में गुंडे जैसे दिख रहे थे, अचानक से उन्हें धक्का देकर घर में आ गए। कौन हो तुम सब और ये क्या बदतमीज़ी है? निमेश ने अपनी गिरती हुई आई को संभालते हुए गुस्से में कहा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी आई को धक्का दे। वो रही लड़की, उठा लो उसे। निमेश की बातों को दरकिनार करते हुए उनमें से एक गुंडे ने रागिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब निमेश को कुछ कुछ समझ आने लगा कि ये लोग कौन हो सकते हैं और क्यों रागिनी को पकड़ रहे हैं। वो जल्दी से रागिनी की तरफ बढ़ा, पर उससे पहले 2 गुंडों ने उसका हाथ पकड़ लिया और 2 गुंडों ने उसकी आई को और एक रागिनी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, निमेश बचाओ ना, देखो ना ये लोग मुझे पकड़ रहे हैं। रागिनी डरते हुए पीछे कदम लेने लगी।
ओए उसे हाथ मत लगाना वरना बहुत पछताओगे, दूर रहो उससे। निमेष उनकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाते हुए बोला। तभी उसे पकड़े गए गुंडे ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। आ निमेष, रागिनी जोर से चिल्लाई। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर उसे कैसे बर्दाश्त होता कि कोई उसके पति को मारे। उसने साइड में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाया, अपने सामने आ रहे गुंडे के सर पर जोर से मार दिया और दौड़ते हुए निमेष के पास गई। निमेष, निमेष तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? ये सब बहुत गंदे हैं, छोड़ो मेरे पति को। उसने दूसरे गुंडे के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए, जिससे निमेष को पकड़े हुए गुंडे की पकड़ उसके ऊपर से ढीली हो गई और इसी का फायदा उठाकर निमेष ने दोनों को धक्का दिया और अपनी जींस में रखे गन को निकालकर उस गुंडे के पैर पर शूट कर दिया, जिससे उनके आई को पकड़ रखा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इसी का फायदा उठाकर निमेष अपनी आई और रागिनी को लेकर वहां से भागने लगा। इधर विवान के ऑफिस में जब विवान मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया तो संजना विंडो के सामने खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। जान, तुम कब आई? पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विवान ने उसके गालों को छूते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं माँ और डैड के बीच क्या बात हुई होगी और डैड ने कैसे रिएक्ट किया होगा। विवान, डैड मान तो जाएंगे ना? संजना को विवान से दूर जाने का डर सता रहा था। जब से सौरी ने उससे कहा था शायद उसके डैड को सब पता चल गया है, तब से उसका दिमाग ये सोच सोच कर थक चुका था, अगर उसके डैड ना माने तो क्या होगा। मेरी जंगली बिल्ली कब से इतना डरने लगी? नहीं माने तो भी क्या, हम दोनों मिलकर मनाएंगे मेरे ससुर जी को। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। उसने प्यार से उसके माथे को छू लिया। विवान वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से निमेष की परेशानी भरी आवाज़ आई। संजू, वो लोग हमारे पीछे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ हेल्प मी संजू, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। दूसरी तरफ से निमेष भागते हुए ही बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ ठीक से संजना को सुनाई नहीं दे रही थी। हेलो हेलो निमेष, निमेष कहाँ हो तुम? संजना बोल रही थी। तब तक कॉल कट हो चुका था और कुछ ही पल में उसके फ़ोन पर निमेष ने अपना लोकेशन सेंड कर दिया। क्या हुआ? किसका कॉल था? उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर विवान भी परेशान हो गया। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, शायद घर लेट से आऊँगी। क्या तुम बच्चों के पास चले जाओगे? वो सब स्कूल से आ चुके होंगे। ओके, मैं जा रहा हूँ, पर ये तो बताओ क्या काम है? अचानक तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? लौट कर बताऊंगी। संजना वहां से जाने लगी, पर पीछे से विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। जान, मैंने कहा था कभी भी तुम्हारे काम या बदले के बीच नहीं आऊँगा, पर जब तक मेरी जान सेफ है तब तक। अगर मेरी जान को एक खरोच भी आई तो। उसके आगे कुछ और बोलने से पहले ही संजना उसके होठों पर अपनी उंगली रख दिया। तुम्हारी जान की जान इतनी सस्ती नहीं है जो किसी भी अरे गरे की बंदूक से निकली गोली से चली जाए। निश्चिंत रहो, तुम्हारी जान तुम्हें सिंगल पीस में मिलेगी। संजना ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा और अगले ही पल उसके होठों को लॉक कर दिया। विवान भी उसे अपनी आगोश में भर लिया। कुछ देर बाद संजना ने उसके सर से सर टिका कर कहा, मेरे पीछे मत आना प्लीज़। संजना ने एक बार फिर उसके होठों को चूम लिया और वहां से निकल गई। दूसरी तरफ निमेष अपनी आई और रागिनी को लेकर अंधेरे में अभी भी भागे जा रहा था। भागते हुए वो एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुका था, जहां सड़क के दोनों किनारे पर सिर्फ पेड़ पौधे और जंगल ही जंगल था। उसके पीछे अभी भी वो सारे गुंडे पड़े हुए थे। भागते हुए अचानक रागिनी का पैर मुड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। मुझे दर्द हो रहा है निमेष, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रागिनी दर्द से कराहते हुए रोने लगी। भागते हुए उसका पैर छिल चुका था और उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। रागिनी, बच्चे बस थोड़ी देर और फिर हम गंदे लोगों से बच जाएंगे, प्लीज उठने की कोशिश करो। निमेष उसे उठाने की कोशिश करने लगा। रागिनी भले ही बड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला था, जो थोड़ी सी भी दर्द सहन नहीं कर पाती थी और आज ना जाने कितनी देर से भागे जा रही थी। रो रो कर उसका चेहरा लाल हो चुका था। अगर निमेष अकेले होता तो उन लोगों से निपट भी लेता, पर यहाँ उसकी आई और उसकी रागिनी की जिंदगी का सवाल था। इस मामले में वो कैसे उन दोनों को कोई भी खतरा आने दे सकता था।
रागिनी कोशिश करो, देखो वो लोग पास आ रहे हैं, निमेश ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग उसके बहुत ही नज़दीक आ चुके थे। रागिनी ने पूरी हिम्मत लगाकर उठने की कोशिश की और एक कदम चलते ही फिर से नीचे गिरने लगी, लेकिन इस बार निमेश ने उसे पकड़ लिया। नहीं, अब नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है निमेश। निमेश उसे कोई जवाब दे पाता तब तक वो सारे गुंडे उनके पास पहुंच चुके थे और चारों बगल से उन्हें घेर कर खड़े थे। बहुत भाग लिया रे, अब कहाँ जाएगा? अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, उनमें से एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर निमेश की मुट्ठियां भींच गई। ये लड़की मेरी बीवी है, इसे ले जाना तो दूर, अगर छूने की भी कोशिश की तो वो हंस करूँगा कि अपनी पैदाइशी पर अफसोस करेगा। निमेश ने बेहद गुस्से में अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तू अकेला हम सबको मारेगा? हाँ। सारे गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। रागिनी और उसकी आई को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रागिनी डर कर निमेश की बाहों में समा गई। निमेश, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो प्लीज़। रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जोर से निमेश को पकड़ रखा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, शांत हो जाओ। निमेश उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कराने लगा और इसी का फ़ायदा उठाकर उन सब में से एक गुंडे ने आगे बढ़कर रागिनी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर वो रागिनी को छू पाता उससे पहले ही उसके हाथों पर किसी ने शूट कर दिया। अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनकर सब इधर उधर देखने लगे। उनसे कुछ ही दूरी पर संजना और उसके बगल में नमन खड़ा था। वो अकेला नहीं है रे लंपट, हम दोनों भी उसी की टीम में हैं। एक से भले दो, दो से भले तीन, और हम तीनों मिलकर तुम सबकी ऐसी धुलाई करेंगे कि नानी याद आ जाएगी, नानी। नमन ने अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए बिल्कुल रिलैक्स होकर बोला, जिस पर संजना उसे घूरने लगी। उसके बेतुके डायलॉग सुनकर संजना अपने दांत पीसते हुए बोली, हो गया तेरा डायलॉग बाजी? उसकी घूरती हुई नज़रें और बोलने का तरीका देखकर नमन अचकचा गया और सामने देखते हुए धीरे से बोला, एक्शन से पहले डायलॉग बाजी तो बनती है, वरना ये भाड़े के टट्टू डरेंगे कैसे? संजना ने अपना सरनामे हिलाया, जैसे बोलना चाह रही हो, ये कभी नहीं सुधरने वाला। तू और ये छोकरी मिलकर मारेंगे अपन लोगों को? अरे भाई लोग देखो, ये कोमल कली हमें मारेगी, एक गुंडे ने कहा, जिसे सुनकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। बेटा, ये कोमल कली जितनी कोमल दिखती है ना, बाई गॉड की कसम, इसके थप्पड़ उससे भी कोमल हैं। संजना आगे बढ़ते हुए आराम से बोली और जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। उसका पंच इतना जोरदार था कि उसके दांत टूटकर बाहर आ गए। साला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपुन के लल्लन भाई पर हाथ उठाया, तेरी तो। संजना के वार से दूसरा गुंडा तिलमिला गया और वो भी संजना की तरफ बढ़ा। इसी के साथ सब एक दूसरे से भिड़ गए। नमन भी बिना साबुन पानी के सबको एक एक करके धोए जा रहा था और संजना को तो पूछो ही मत, हर एक की हड्डियां शराफत से तोड़ रही थी। निमेश और रागिनी और अपनी आई को एक तरफ खड़ा करके उन सब से भिड़ गया। आखिरकार उन लोगों ने उसकी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? ये मारो और मारो, निमेश इसे मारो, इसने तुम्हें मारा था, संजू दीदी उसे मारो, ये। रागिनी अपने दोनों हाथ से ताली बजाते हुए खुशी खुशी में सब देख रही थी। तभी एक गुंडे ने बौखलाकर चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। रागिनी इस बात से अनजान इस फाइट को एंजॉय कर रही थी और बाकी सब एक दूसरे से भिड़े हुए थे। किसी का भी ध्यान रागिनी की तरफ नहीं गया और ना ही उस गुंडे की तरफ। उस गुंडे ने रागिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। निमेश! रागिनी की जोरदार चीख सुनकर सब अपनी जगह पर जम गए। सब सदमे में अभी भी सामने का नज़ारा देख रहे थे। सामने रागिनी के चाकू लगने से पहले ही विवान ने उस गुंडे का हाथ पकड़ लिया था। रागिनी को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आई, पर विवान की मौजूदगी संजना को गुस्सा दिला गई। वो कभी भी विवान को इस सब में नहीं घसीटना चाहती थी। विवान ने उस गुंडे का हाथ बड़ी बेरहमी से मरोड़ दिया और एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर मारा, जिससे वो वहीं धराशायी हो गया। दोस्त, तुम आ गए। संजू दीदी देखो, दोस्त आ गया। रागिनी खुशी से विवान के गले लग गई।
विवान ने उसके सर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाया और उसका हाथ पकड़कर कार में ले जाकर बैठा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। संजना गुस्से में तिलमिला गई। जहाँ मेरी जान वहाँ मैं, विवान ने बड़े दिलकश अंदाज में कहा और उन सब के साथ वो भी उन गुंडों पर टूट पड़ा। संजना ने खुन्नस भरी नज़रों से विवान को घूरा और वो भी उन सबको धोने में लग गई। कुछ ही पल में सारे गुंडे वहीं पर धराशायी हो गए थे। संजना ने निमेश को अपनी कार की चाबी दी और उसे अपनी आई और रागिनी को लेकर अपने घर जाने के लिए बोल दिया। निमेश वहां से अपनी आई और रागिनी को लेकर संजना के घर के लिए निकल गया। पागल हो तुम, मेरी एक भी बात नहीं मानते, कहा था ना मेरे पीछे मत आना। संजना चलते हुए विवान के पास आई। मेरी जान खतरे में है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, भला ये हो सकता है? विवान भी बोलते हुए संजना के करीब आने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे को होश आया और उसकी नज़र अपने से कुछ ही दूरी पर गिरी हुई बंदूक पर गई। उसने उस बंदूक को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे विवान की तरफ गोली चला दिया। विवान! संजना जोर से चिल्लाई। वो गोली विवान को लगती उससे पहले ही संजना ने विवान को धक्का दे दिया और वो गोली संजना के कंधे को छूकर निकल गई। जान संजू! विवान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और नमन गुस्से में उस गुंडे की तरफ बढ़ गया। तुम ठीक हो? विवान ने संजना को अपनी बाहों में थाम कर पूछा और संजना ने हाँ में सर हिला दिया। या आई एम फाइन, बस गोली छूकर निकली है। संजना अपने कंधे को स्ट्रेट करते हुए बोली और विवान उसे घूरने लगा। बस गोली छूकर निकली है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे एक छोटी सी खरोश लगी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। विवान एकाएक गुस्से में उस पर बरस पड़ा। विवान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। कुछ पल में भी उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो दोनों घर आ गए। घर आए तो घर का नज़ारा देखकर वो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि इस वक्त संजना के घर पर वरदान जी, सौर, स्वर्णा जी के साथ साथ सारे बच्चे और निमेश की फैमिली भी मौजूद थी। डैड! संजना थोड़ा घबरा गई। उसे लगा वरदान जी उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उसके उलट उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो? निमेश ने बताया रागिनी पर अटैक हुआ था और तुम भी वहीं थी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? वरदान जी फिक्र से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले। विवान कुछ बोलता उससे पहले ही संजना बोल पड़ी। नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजना ने झूठ बोल दिया। उसके कंधे पर लगे हुए जख्मों पर बैंडेज लग चुका था और घर आने से पहले उसने हॉस्पिटल में ड्रेस चेंज कर लिया था। विवान ने एक बार गुस्से में उसे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले अंदर आकर हॉल में बैठ गया। संजना उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ही समझ चुकी थी वो गुस्से में है। संजना बोली, डैड आप सब यहाँ? आई मीन कुछ हुआ है क्या? वरदान जी बोले, हम यहाँ तुमसे बात करने आए थे और यहाँ आए तो पता चला रागिनी बेटी पर अटैक हुआ है। संजना बोली, बात किस बारे में डैड? तुम्हारे और विवान की शादी के बारे में बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वरदान जी अभी बोल ही रहे थे तभी उन्हें टोकते हुए विवान ने कहा, उसमें जान आई मीन संजना की कोई गलती नहीं थी। शादी के बारे में उसे भी नहीं पता था। मैंने चुपके से उसके सिग्नेचर मैरिज पेपर पर लिए थे। भले ही इस वक्त वो संजना से नाराज़ था पर हमेशा उसके साथ खड़ा था। वहाँ मौजूद हर एक शख्स को विवान का यूं संजना के लिए खड़ा होना बहुत ही अच्छा लगा, खास करके संजना को। वो जानती थी वो उससे नाराज़ है, फिर भी उसने उसके लिए स्टैंड लिया। ये सोच कर ही उसे अपने पसंद पर नाज होने लगा। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, वरदान जी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सपाट लहजे में कहा और संजना की तरफ देखते हुए बोले, एक बेटी का तो कन्यादान नहीं कर पाया पर सोचा था अपने सारे अरमान तुम्हारी शादी में पूरा करूँगा, पर तुमने तो मुझे बिना बताए ही शादी कर लिया। मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ जो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानता? हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती पर मैं बाप हूँ तुम्हारा। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी डैड, मैं आपको बताना चाहती थी पर आप अभी कुछ महीने पहले कोमा से बाहर आए थे और मैं आपको ये सब बताकर फिर से हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आई नो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़।
संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने डैड की नाराज़गी नहीं सही जा रही थी। डैड, गलती संजना की नहीं, गलती मेरी है। आपको नाराज़ होना है तो मुझसे हो जाइए, गुस्सा करना है मुझ पर हो जाइए, बट प्लीज़ संजना से नाराज़ मत होइएगा। डैड, गलती संजना की नहीं, गलती मेरी है। आपको नाराज़ होना है तो मुझसे हो जाइए, गुस्सा करना है मुझ पर हो जाइए, बट प्लीज़ संजना से नाराज़गी मत दिखाइए। आई नो आप किस बात से नाराज़ हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं कभी भी आपकी बेटी को हर्ट नहीं करूँगा। विवान वरदान जी को देखते हुए बोला। वरदान जी ने एक नज़र विवान को देखा और फिर संजना को देखते हुए बोली, ठीक है, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, तुम कभी भी मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। दूसरी, तुम दोनों की दोबारा से शादी होगी, वो भी हम सब की आंखों के सामने। और तीसरी, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम दोनों अलग रहोगे। वरदान जी की शर्त सुनकर सब खुश हो गए। आखिरकार संजना के डैड मान गए, जिससे खुश होकर संजना उनके गले लग गई। विवान भी अपनी जंगली बिल्ली को मुस्कुराते हुए देखकर खुश था, पर वरदान जी की तीसरी शर्त उसके दिमाग में खटक रही थी, दोबारा शादी तक संजना से दूर रहना। ये विवान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू। संजना खुश होकर वरदान जी के गले लग गई। अपना और बच्चों का सामान पैक कर लो और चलो अग्रवाल मेंशन। वरदान जी के मुंह से ये शब्द सुनते ही संजना को झटका सा लगा। वो तुरंत उनसे अलग हो गई और उन्हें देखते हुए बोली, मैम, मैं अभी नहीं आ सकती। जिस मकसद से मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई थी, उसे पूरा किए बिना मैं घर वापस नहीं लौट सकती। यू नो वेरी वेल डैड, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आई नो, बट जिस तरह से आज रागिनी पर अटैक हुआ है, मुझे लगता है उन्हें तुम तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वरदान जी अभी बोल ही रहे थे, तभी संजना ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, और आप चाहते हैं कि मैं उनसे डर कर छुप जाऊँ? इट्स इम्पॉसिबल डैड। उस कमीने को सज़ा देने के लिए मैं इतने सालों से अपने परिवार से दूर रही, अपनी पहचान छुपाया, और जब मैं अपने मकसद के इतने करीब हूँ तो आप चाहते हैं मैं डर कर पीछे हट जाऊँ? नहीं डैड, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। जब तक मैं उसका खेल ख़त्म नहीं कर देती, मैं घर वापस नहीं आऊँगी। सॉरी बोला, रहने दीजिए डैड, ये नहीं मानने वाली। संजना को देखते हुए बोले, ठीक है, तू नहीं आ सकती, पर सारे बच्चों को तो हमारे साथ भेज दे, क्योंकि अगर उसे बच्चों के बारे में भनक भी लगी तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचाने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। विवान बोला, हाँ सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहा है, बच्चों को कुछ दिनों के लिए वहाँ भेजना ही सही रहेगा। संजना ने भी उनकी ये बात मान ली। वरदान जी निमेश, रागिनी और उसकी आई को लेकर अग्रवाल मेंशन के लिए निकल गए, और उसके पहले जाते जाते विवान को सख्त हिदायत देकर गए कि जब तक दोबारा उनकी शादी नहीं हो जाती वो संजना से दूर ही रहे। स्वर्णा जी भी संजना और बच्चों से मिलकर अपने घर के लिए निकल गई। शौर्य और विवान वहीं हाल में बैठे हुए थे और संजना अंदर बच्चों की पैकिंग कर रही थी। मैं भी आता हूँ। विवान वहाँ से उठकर बच्चों के रूम में आ गया, जहाँ संजना उन सब की पैकिंग कर रही थी और सारे बच्चे वहीं बैठे हुए थे। विवान भी वहाँ पर उन सब के पास आ गया। उसने नोटिस किया सारे बच्चे उदास थे। क्या हुआ, मेरे सारे बच्चे उदास क्यों हैं? विवान उन सब के पास आकर बैठ गया। हमें नहीं जाना दीदी से दूर, रानी उदास होकर बोली। विवान बोला, किसे कहा आप दीदी से दूर जा रहे हो? आप तो अपने नानू के घर जा रहे हो, और नानू के घर जाना दूर जाना थोड़ी होता है। रोहन बोला, पर वो तो तारा के नानू का घर है ना। विवान बोला, हाँ तो तारा के नानू का घर है और आपकी दीदी के पापा का भी घर है, तो इस हिसाब से हुआ ना आप सबके नानू का घर। रानी बोली, पर ऐसे थोड़ी होता है, मम्मा के पापा का घर नानू का घर होता है, तो आप सबकी दीदी आपकी माँ ही तो है। विवान सबके चेहरे को देखते हुए बोला, और संजना जो सामान पैक कर रही थी उसका हाथ रुक गया। वो विवान को देखने लगी। रोहन बोला, हाँ वो सबकी सब माँ जैसी रोहन बोला, हाँ वो हम सब की माँ जैसे ही हमारा ध्यान रखती हैं, हमसे इतना सारा प्यार करती हैं, हमें अपने हाथों से खिलाती हैं, बिल्कुल माँ की तरह, पर हम उन्हें दीदी बोलते हैं, मम्मा नहीं। विवान बोला, तो क्यों नहीं बोलते मम्मा? रानी बोली, क्योंकि वो हमारी मम्मा नहीं है ना। विवान बोला, किसने कहा वो आपकी मम्मा नहीं है? क्या जो हमें जन्म देती है वही हमारी माँ होती है?
नेहा बोली, हाँ सब यही बोलते हैं। विवान बोला, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर कृष्णा जी यशोदा माँ को माँ क्यों बोलते, जबकि उन्हें जन्म तो देवकी माँ ने दिया था। ये ज़रूरी नहीं जो हमें जन्म दे वही हमारी माँ हो, जन्म देने वाली से बड़ा पालने वाली होती है। तो इस हिसाब से संजू दीदी हम सब की यशोदा मम्मा हुई ना। नेहा खुश होते हुए बोली। उसके चेहरे पर जो चमक थी उसे देखकर विवान के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। बिल्कुल सही, आपकी संजू दीदी आप सबकी यशोदा मम्मा हैं। विवान ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तो क्या हम दीदी को मम्मा बुला सकते हैं? रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, पर इस बार विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और संजना की तरफ देखने लगा, जो नम आंखों से उन सबको ही देख रही थी। सब बच्चे संजना की तरफ देखने लगे। जान, बच्चे तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, विवान ने धीरे से कहा और संजना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर अपनी बाहें फैला दी। सारे बच्चे दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।